द विजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा लाल। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो लोग संस्था से पहली बार जुड़े हुए हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक ही क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए सिस्टमेटिक तरीके से, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये थर्ड लेक्चर है। मतलब कि मैंने पहले भी आपको समझाया था, बताया था कि जो है कुछ अभी जो ऑनलाइन सेटअप का जो स्टूडियो जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से अभी नहीं हो पाया। तो टेक्निकल जिसको बोलते हैं, टेक्निकल इशू कंटिन्यूस से चल रही है। मतलब कि भी लाइटिंग है, कैमरा भी कुछ नहीं लगा है, मोबाइल के कैमरे से भी हम लोग लेक्चर मीन्स आप लोगों तक जो है लेक्चर पहुँचाया जा रहा है कैमरे मतलब कि मोबाइल के माध्यम से। जिस दिन कैमरा सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन बेहतरीन तरीके से हम लोग कम समय में बेहतर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और यूपी बोर्ड के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, या सीबीएसई बोर्ड के या एसएससी बोर्ड के, उन सभी में नेमिंग एक्शन इंपॉर्टेंट है। नेमिंग एक्शन अक्सर पूछी जाती है और है ना, तो इसलिए जो है जो संस्थान से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कंटिन्यूस आप लेक्चर देखते जाएंगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि 90+ आप लोग के आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट में जैसे ही कुछ मीन्स बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज उन्हीं के एजुकेशन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासेज के का थोड़ा बेहतर और प्रयास किया गया है ना। तो हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये और एक चीज़ ध्यान दिया कीजिए कि जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं, या अदर जितने स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वे सभी लोग, और जो यहाँ के संस्थान के हमारे विद्यार्थी हैं या जो भी हैं, तो उन सभी से यही मैं बात बोलूँगा। क्योंकि आप लोग जब संस्था के प्रति एक पॉजिटिव थिंग्स के साथ जुड़ते हैं, पॉजिटिव थिंग्स का मतलब ये होता है कि यदि आपको लेक्चर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और संस्थान के जितने लोग भी हैं वो लोग अपने अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, अपने साथी संगी में सभी लोगों तक जो है चैनल को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यदि आपने यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आप लोग संस्था से जुड़िए और संस्था के प्रति एक क्रेडेंस रखिए। बेहतरीन मार्क्स चाहते हैं। और मैं और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना जरूर चाहूँगा, यूट्यूब की दुनिया जो होती है एक बहुत बड़ी दुनिया है। इस दुनिया में मान के चलिए कि कई प्रकार के टीचर हैं, हर एक टीचर बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आपको फिलहाल जिस टीचर की लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर समझ में आती है आप उनका सपोर्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हर एक टीचर अपने विवेकानुसार अच्छा प्रयास करता है और सभी टीचर के प्रति एक पॉजिटिव थिंग्स मेरे अंदर भी होनी चाहिए, तो आप लोगों के अंदर भी यही एक थिंग्स होनी चाहिए। यदि आपको संस्था के प्रति या लेक्चर से आपको बेहतरीन मीन्स कुछ सीखने को मिल रहा है और या आप चाहते हैं कि बेहतरीन मार्क्स आएँ, तो आप लोग जो है संस्था से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सुनने में आता है कि लेक्चर सर कब अपलोड किया गया, कब जो है लेक्चर मीन्स वीडियो वगैरह जैसे क्या। तो वो ऐसे विद्यार्थी चैनल को जो है सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन वो नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखते हैं, जिसके कारण उस टाइम से जब उन लोगों को वीडियो नहीं मिल पाती, मतलब कि उनके संज्ञान में नहीं जा पाती है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। तो सभी लोग जितने लोग भी हैं, सभी लोग जो संस्थान से पहली बार जुड़े हैं, मैं एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, संस्थान के जो विद्यार्थी हैं, जो बाहर के जो विद्यार्थी हैं, जो ऑनलाइन पहली बार मीन्स से चैनल को देख रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, कहने मतलब वे सभी लोग जो है चैनल को जो है दूरदृष्टि तक अपने साथी संगी में, आपके व्हाट्सएप पे जितने लोग भी हैं या आपके जो भी आप सोशल ऐप यूज करते हैं वहाँ तक जो है चैनल को शेयर कीजिए पॉजिटिव थिंग्स के साथ। क्योंकि यही एनर्जी हमें एक कटलेस की तरह वर्क करता है, जो हम आप लोगों को तो और बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। जिस दिन हमारे पास पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि YouTube पर एक डिफरेंस, एक अपना यूनिक तरीके से मैं पहचान बनाने का प्रयास करूँगा। अभी तो फिलहाल एक डेमो ही चल रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ जो कमियां, कुछ त्रुटियां अगर रह जाएं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि मेन हम जिस तरीके से वर्क करना चाहेंगे अभी वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जो एसएससी बोर्ड के हमारे प्यारे से विद्यार्थी होते हैं, मित्रगण जो भी हैं, उन सभी के एग्जाम्स में नेमिंग इलेक्शन पूछी जाती है। पिछला लेक्चर जो लोग आज फर्स्ट डे देख रहे हैं लेक्चर को, वो लोग कल का लेक्चर और पिछला लेक्चर देख लेंगे। ये आपकी नेमिंग इलेक्शन की लेक्चर नंबर 3 है। इसमें क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को एक बार जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कौन से क्वेश्चन इस बार 2025 में आने वाले हैं। उन्हीं नेमिंग इलेक्शन का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और क्रेडेंस के साथ यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बेहिचक बेधड़क होकर आप लोग क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया गया, ये सारी रिएक्शंस हम लोगों ने कंटिन्यूस वहाँ पर सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। और जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने
ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना। यदि नहीं समझ में आया है तो लेक्चर में आप लोग मुझे बताइएगा, मैं विधिवत तरीके से मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी लोग अपनी बात को एक बार नहीं कई बार पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है ही ऐसी लाइफ होती है कि एक बार दो बार में सभी लोगों को नहीं समझ में आता है। तो वो ऐसे विद्यार्थी जिनको नहीं समझ में आता वो बार बार करके मुझसे पूछ सकते हैं, बट इफ वाली बात यहाँ पर नहीं करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं किसकी, सिलेक्टेड पॉइंट्स, तो जैसा कि जो लोग लेक्चर पहली बार देख रहे होंगे उन सभी को पता होगा कि नेमिंग रिएक्शन की बात की जा रही थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाती है। सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये इस ओज फिटिंग रिएक्शन और ओज रिएक्शन ये सारे आपको पिछले लेक्चर में मैं समझा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा आज के लेक्चर में। हाँ, ये ओज फिटिंग रिएक्शन ये आपके 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जब हम ओज रिएक्शन की बात करते हैं ये भी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, तो इसको आप लोग जो है पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। आज के लेक्चर में कुछ जो रिएक्शन से जो नेमिंग रिएक्शन नहीं हुई है उनके बारे में समझाऊंगा, और जो हो चुकी हैं उनमें से ये बताऊंगा कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप लोगों का क्लियर हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे जब अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, ओज भी हो चुकी है। हाँ, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर की नज़र से देखा जाए तो ये क्वेश्चंस आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये क्वेश्चंस देखा जाए, ये क्वेश्चंस आपका ओल्ड क्वेश्चंस जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस हर साल ये 2025 में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सारे पॉइंट्स आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझा दिया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर जा रही है। अगर ऑडियो वीडियो में कहीं प्रकार की किसी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे बताइएगा, मैं प्रयास करूँगा कि सुधार करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी रिएक्शन हम लोगों की कल हो गई, कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी आपका 2025 के लिए देखा जाए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब हम विलियमसन्स रिएक्शन की बात करते हैं ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कैसे क्या होता है, किस टाइप का होता है, हमने पिछले लेक्चर में समझाया है, आप लोग देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बेशक बेहिचक बेधड़क होकर बात को पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें जो डाई एथिल ईथर होता है मैंने आपसे कल बताया था। मैं यहाँ पर एक चीज़ जो बोलना चाहूँगा कि पिछले लेक्चर में इस रिएक्शन के बारे में विधिवत समझाया गया, लेकिन यहाँ पर एक बात जान लीजिए। जब बात करते हैं इसकी तो यहाँ पर जो होता है आर की बात करते हैं, ये सिमेट्रिकल ईथर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथॉक्सी एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एथॉक्सी एथेन बोलते। थोड़ा एक्टिव हो जाओगे अब आप लोग, ठीक है ना। तो इससे ये जो हमारा जो ईथर है इस टाइप के ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है इस ऑक्सीजन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, एथरल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथरल एटम बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि ईथर में जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एथरल एटम बोलते हैं। ये पॉइंट्स, हाँ, ये सारी बातें कल मीन से पिछले लेक्चर में समझा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा जरूर। और ये 2025 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं अगला पॉइंट्स। हाँ, जब अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं तो जैसा आप लोगों ने देखा, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सारे हैं। स्टीफेंस रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की, देखिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनका जिक्र मैं कंटिन्यूस करता जाऊंगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनका मैं जिक्र करता जा रहा हूँ। सैंडमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सैंडमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सब लोग नोट कर लीजिएगा इसको। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो लोग अगर लेक्चर आप देख रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब बात करते हैं सैंडमैन रिएक्शन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2025 की नज़र से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इस रिएक्शन को मैंने समझा दिया था। 2025 में इसके आने के चांसेज, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सभी लोगों को पता होगा जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की बात करते हैं
ये जो आपका होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, एक आपका एलिफेटिक्स मीन्स से ये दोनों रिएक्शन कल के लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है नाइट्रोजन गैस होती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन होता है, जिसको आप C6 से H5 ये लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे क्या C6 से H5 या लिखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम R, ये हो दोनों एल्किल हैलाइड ही होते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एल्किल हैलाइड नहीं, क्या बोलेंगे इसको, हेलोएरिन बोलेंगे। मतलब ये AR होते हैं। AR क्यों होते हैं, सभी को पता है क्या, ये जो आपका ये पोर्शन इतना होगा, ये आपका C6 से H5 होता है, ये आपका Cl मतलब C6H5Cl क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, दैट इज हेलोएरिन कंपाउंड्स होता है। क्लियर। जब हम बात इस कंपाउंड्स की करते हैं तो ये आपका C6H5 हो जाएगा और ये आपका Br हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हेलोएरिन कंपाउंड से भी है। ये दोनों आपके क्लोरोबेंजीन की बात करें या ब्रोमोबेंजीन की बात करें, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये हेलोएरिन कंपाउंड्स होते हैं। बस उस कंपाउंड्स का नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन के बारे में विधिवत तरीके से कल के लेक्चर में समझाया गया, ध्यान दीजिए। आज के लेक्चर में वो रिएक्शन जो नहीं हुई थी उनका जिक्र करूंगा, बाकी सारे पॉइंट्स में बताता चलूंगा कौन सा इस बार एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकता है। सैंडमैयर रिएक्शन जैसा कि बताया गया कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, अगला पॉइंट्स क्या है। तो अगले पॉइंट्स पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, रोजनमुंड रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 2025 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 2025 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देंगे। 2025 के लिए ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2025 के लिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें या एसएससी, सभी के लिए रोजनमुंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब लोग नोट कर लीजिएगा। रिएक्शन में कैसे क्या होता है हमने सारे पॉइंट समझाए थे, जैसा कि ट्रिक होता है यहाँ पर मैंने आपको बताया था। RCOX होता है ऑयल हैलाइट, मतलब कि इसको आप इस बेस पर आप रिएक्शन कर सकते हैं। PD और ये आपका लेट हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सल्फाइड के प्रेजेंटेशंस में बॉलिंग है ना, तो इसी जाइलिन, इन सभी के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शंस होती है। सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड आपका बनता है, मतलब CH3CHO, CH3CHO जिसका फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग RCHO बनाते हैं, मतलब ये RCHO हो गया, ये R हो गया, ये CHO ग्रुप हो गया। CHO की बात करते हैं, इसमें कौन सा ग्रुप है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन में कोई दम नहीं है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके हाइड्रोजन्स जाएंगे, सारे पॉइंट्स को करिएगा। रोजनमुंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर, ये बात सभी लोग कंफर्म हो गया, सभी लोग समझ में आ गया है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। और ऑनलाइन वाले जिनको भी नहीं समझ में आया ध्यान दीजिएगा, ये रोजनमुंड रिएक्शन समझाई गई है पिछले लेक्चर में, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए अगले लेक्चर की बात, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, रेमन-टीमन की बात करते हैं। और सभी को पता है जो रेमन-टीमन रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है कि जो रेमन-टीमन रिएक्शन होती है ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं रेमन-टीमन रिएक्शंस क्या होती है। हमने इसके बारे में भी बताया था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को जिक्र करना चाहूँगा कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे क्या आ सकता है। ये सभी नियमित रिएक्शन है। आप लोग जो लोग संस्थान जो लेक्चर से अब जस्ट जुड़े होंगे तो लोग ध्यान रखेंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेमिंग रिएक्शन जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड जो सभी में आती है, उनमें से कौन सा क्वेश्चन इस बार आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकता है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि इसकी फिनॉल की बात करते हैं, सभी को पता है कि C6H5OH जो होता है ये आपका जो होता है एरोमेटिक एल्कोहल होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक एल्कोहल होता है। जब हम बात करते हैं एल्कोहल की बात करते हैं, सभी को एक चीज़ पता होगी, जब हम एलिफेटिक एल्कोहल या एरोमेटिक एल्कोहल की बात करते हैं तो सभी को पता है कि जो OH ग्रुप होता है, और जब हम इस OH ग्रुप को बात करते हैं, इसका रिलेशन जब R से होता है, दैट इज आप लोग इसको ROH लिखते हैं। जब इसको AR से लिखते हैं, दैट इज ये क्या होता है आपका AROH। आप लोग अपने माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं, बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर जब आपको ROH दिखे समझ जाना कोई एलिफेटिक होगा। क्लियर। और जब हम बात करते हैं, जब ये OH ग्रुप का आपका एराइल ग्रुप से जुड़ेगा तो समझ जाइएगा वो क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल है। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये जो फिनॉल है, फिनॉल दैट इज एक आपका एरोमेटिक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल है। माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल और हाइड्रोजन का बड़ा पुराना खेल है। मतलब कि ये जब हम R की बात करते हैं, ये R क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है। क्या, कौन सा ग्रुप है भैया, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल में क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, और क्या हो सकता है C2H5। आप इसी टाइप में होमोलोगस सीरीज के फॉर्म में यहाँ पर CH2 आप ऐड करते जाएंगे, एल्काइल ग्रुप आपका नया बनता जाएगा, है ना। फिर
ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों के सामने जो रेमेंटिमल रिएक्शन बताया गया, ये आपका क्या है, आपका एक फिनॉल दिया गया, फिनॉल होता है। यहाँ से एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन निकल के आता है, इसका एसिटिक नेचर के बेस पर क्वेश्चन निकल के आता है। वो कौन सा क्वेश्चन है आगे चल के मैं बताऊँगा जब चैप्टर चलेगा आपका अल्कोहल फिनॉल। क्लियर। तो बात करते हैं यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स है, सब लोग इसके नाम ध्यान दीजिएगा। अधिकांश स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन से आते हैं कि हम लोग जो है रिएक्शन को भूल जाते हैं, या कुछ क्या रिएक्शन मीन्स नेमिंग रिएक्शन, या जो भी चैप्टर के जो भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के रिएक्शंस हैं, क्या उसकी नेमिंग करना जरूरी? कोई ज़रूरी नहीं है, नेमिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से लिखिए। नेमिंग मैं इसलिए लिखता हूँ, जैसे कभी भी आपसे वाइवा में क्वेश्चन या पुटअप किए जाएँ, आपसे कभी वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएँ, या आपसे कोई पूछे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो आप उन्हें बता सको कि CCl4 को ही कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, और इसे पायरीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी कई सारे रीजन थे जिसको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। ध्यान दीजिएगा। जब बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते, सभी को पता है कि कार्बन हो गया, इसको आप लिखेंगे कार्बन हो गया। 4 के लिए क्या होता है? टेट्रा होता है। कार्बन टेट्रा क्या है? Cl दैट इज क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, जिस स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशन में 3NaCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 3NaCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो यह आपका OH हो जाएगा। रिएक्शन को थोड़ा प्यार से अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा विद्युत, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेज में क्वेश्चन हम लोग नहीं, मीन्स ऑनलाइन क्लासेज चल रही है तो हम लोग इसमें नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि जितना भी आप लोगों को मैं समझाऊँ, वे सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आने चाहिए। क्लियर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं इस चीज़ को फिर से मैं समझाने का प्रयास, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसा कि मैंने बोला, ये जब ये कंपाउंड्स आपका जाएगा तो यह देखिए 3NaCl यहाँ से रिलीज होता है। बात को समझिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। तो रेमंड-टिमन रिएक्शन जब यहाँ पर देख रहे हैं, और तो यहाँ पर 3NaCl, तो यह आपका क्या जाएगा? OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। OH कितनी बार है लाल? यहाँ पे 3 टाइम्स। तो ये जो आपका हो जाएगा OH का होल थ्राइज, OH का होल थ्राइज। ये देखिए, ये बात समझ में आ गई इतनी? नई बात में फिर क्या करते हैं, इसमें से स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, H2O को आप रिलीज करते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप क्या निकलता जाएगा आपको? कंपाउंड्स। फिर आप स्टेप करेंगे तो लास्ट में आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसी को 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओइक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है? ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम जब बात करते हैं HCOOH जो होता है, ये फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है भाई? फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, जब आपसे कोई पूछे फॉर्मिक एसिड किस टाइप का कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे लिखने पर कम, समझने पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? ये कार्बोक्सिलिक सीरीज का कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर कितने दिए गए हैं? 1 कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज ये आपका कैसा हो गया? कैसा हो गया आपका? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या भी यहाँ पर 1 है, इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज ए कार्बोक्सिलिक सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड होगा। ये बात मेरी समझ में आ गई सभी लोगों को? क्लियर हो गया? तो बात जब कर आगे की ओर, तो इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? तो इसमें आपका COOH ये ग्रुप प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? जब आपसे कोई पूछे कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रुप में इसको क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है? ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड होता है। इसलिए इसको क्या बोला गया? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से, इसलिए बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्लियर? नामों से पता कीजिएगा। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पॉइंट सभी लोग समझ में आ गया। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं। सारे पॉइंट्स को आप लोग भैया इस ऑनलाइन जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ऑफलाइन वाले नोट कर लें, और इसके और ऑनलाइन वाले जो भी देख रहे हैं, मतलब कि है ना, तो वो सभी लोग क्या करेंगे, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना, उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। चलिए अच्छा आगे की तरफ ध्यान देते हैं, अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। चलिए जब नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, और बेहतरीन तरीके से पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, है ना। ये देखिए सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताए गए थे। क्लोरोफॉर्म, वहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड्स का जिक्र किया गया, यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है? आपका देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ। और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता है? क्लोरोफॉर्म का देखिए फार्मूला, ये देखिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
और एक चीज़, जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की बात किसकी बात करते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं रिएक्शन सेम वैसे, कोई डिफरेंस नहीं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से वैसे करने का 2NaCl यहाँ से रिलीज होगा और बाकी स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। क्लियर। 3 आपके Cl है, 2 ये हो गया आपका, 1 ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। और ये फिनॉल का क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखिएगा, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। जब बात करते हैं CHCl3 की बात करते हैं तो CHCl3 की जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी मित्रगण देख रहे हैं, वो इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्या क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मतलब कि जो आपका हैलोएल्केन्स चैप्टर है और उसमें का जो ट्राई हैलोएल्केन है, ट्राई हैलोएल्केन में जिसका जिक्र करते हैं ट्राई क्लोरोमेथिन का बात करते हैं। जब ट्राई क्लोरोमेथिन की बात आती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये इस बार आने के चांसेस इसमें से ज़्यादा हैं। मीन्स सभी लोग जो है क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज आप किसकी इंपॉर्टेंट है भैया, CHCl3 की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसको अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। तो मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इसमें बट इफ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिया है तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए 2-हाइड्रोक्सी वेंजल्डिहाइड बन रहा है। क्लियर, कंफर्म हो गया। और इसे क्या बोलेंगे, सल्फल्डिहाइड। क्लियर हो गई। क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। देखिए सारे पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो ये हाँ, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए देखा जाए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पार्किंग रिएक्शन ये भी समझा दिया था मैंने कल के लेक्चर में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा। मतलब 2025 के लिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2025 के लिए जब ये क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब ये 2025 के लिए ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जब बात करेंगे किसकी, यूपी बोर्ड की बात करते हैं। यूपी बोर्ड के मतलब कि जब बात करते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। और जब बात करेंगे किसकी, CBSE बोर्ड और ये ISSE बोर्ड, सभी के लिए क्वेश्चन ये आपके पार्किंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सब लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है पिछले लेक्चर में, इसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए अच्छा, ये भी पॉइंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चलिए अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कर रहा है, हाँ, लिवरमैन रिएक्शन, ये भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताया गया था। जब हम कल के लेक्चर, इसको तो कल ही के लेक्चर में भी बताया गया था, समझाया गया था कि जब बात करते हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन के बारे में कुछ वहाँ पर आपको जिक्र किया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए आप लोग। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब बात करते हैं प्राइमरी एमीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, प्राइमरी एमीन की बात करते हैं, या हम बात करते हैं सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं, या हम बात करते हैं किसकी, टर्सरी एमीन की बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि RNH2 दैट इज ऑफ द प्राइमरी एमीन। आप लोग देखिए प्राइमरी एमीन, और जब हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट नंबर 1, आप लोग इस पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट करिएगा। एमीन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से हर साल मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर है, पूछा जाता है। जब बात करते हैं सेकेंडरी की तो R2NH हो जाएगा, जब हम बात करते हैं टर्सरी की तो R3N हो जाएगा। जब हम सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं तो R2NH आता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं R2NH, दैट इज कैसा है आपका सेकेंडरी एमीन है। इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है। सभी को पता है कि रिएक्शन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम उस स्ट्रक्चर को अपने तरीके से लिख सकते हैं, है ना। सभी को पता है कि जो नाइट्रस एसिड होता है वो कैसा होता है, HNO2 होता है। HNO2 ये आपका नाइट्रस एसिड है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको दूसरे तरीके से लिखा है, मतलब कि समझने के लिए आप लोगों के लिए बताया गया है। मतलब कि ये क्या है, देखिए वहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं भैया, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन वहाँ कितने प्रेजेंट है, 2, 1 and 2। ये भी नाइट्रोजन वहाँ कितने प्रेजेंट है, 1। एक है, हमने देखा कि दोनों मीन्स से जो स्ट्रक्चर डिफरेंस है लेकिन कंपाउंड सेम है, वो क्या है, नाइट्रस एसिड। ये भी क्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है, थोड़ा आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। यहाँ से H2 का एक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, तो बाकी R2N और AN और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए सारी चीज़ें क्या होगी, ये आपका मेजर कंपाउंड्स हो गया। ये बात समझ में आ गई ना, क्लियर। तो सारे पॉइंट समझिएगा। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए नेमिंग रिएक्शन का रिवीजन चल रहा है। नेमिंग रिएक्शन का पूरा कंप्लीट एक रिवीजन मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा।
मैं वही क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब कि इसको कह सकते हैं वन शॉट वीडियो नेमी रिएक्शन की। मतलब कि इस नेमी रिएक्शन में इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। हाँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जहां पर इंटर कन्वर्जेंस ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे, इंटर कन्वर्जेंस ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, इंटर कन्वर्जेंस ऑफ हेलोल्केन्स या हेलोरेंस की बात करेंगे, अदर ऐसे कुछ और टॉपिक हैं जिनके हम इंटर कन्वर्जेंस की बात करेंगे, वो मैं अलग से पर्सनली मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें से सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी सभी के लिए नेमिंग रिएक्शन अपनी अलग से पहचान बना के रखता है। बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं। ये भी हाँ 2025 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, होम स्टिकर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सब लोग अपने माइंड में, सभी लोग अपने अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है। एक मिनट, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठेंगे। मेरी वॉइस यदि आप लोगों तक क्लियर जा रही है, ऑडियो वीडियो, तो आप लोग बताइएगा। जहाँ पर कुछ कमियाँ रह जाएंगी उसको मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, होम स्टिकर रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। ये 2025 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर 2025 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को समझना है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं सिल्वर प्रोपेनॉइड का, तो यहाँ पर कैसे क्या होता है सभी को पता है कि ये आपका यहाँ पर देखिए Ag है ना। कभी कभी क्वेश्चंस आता है, हाँ यहाँ पर मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा। सिल्वर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, मैं जिनका जिक्र करूँगा अगले लेक्चर में। यहाँ पर फिलहाल ऐसा, यहाँ पर देखिएगा वो क्वेश्चन कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं भाई? 2 मॉलिक्यूल। आप सभी लोग को पता है। देखिए, हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन बार बार आते हैं कि अब कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी कैसे की जाए। मैं एक बात यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट के पास अगर उनमें एक पॉजिटिव थिंग्स है, तो एक पॉजिटिव थिंग्स के तहत कम समय में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इस बात को मैं कैसे आपके दिलो दिमाग पे बैठा सकता हूँ, इसके लिए मैं एक पॉइंट में यहाँ पर बोलना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ मेन पॉइंट्स है, और ये मेन पॉइंट्स आपके पॉजिटिव थिंग्स मीन्स, एक पॉजिटिव थिंग्स जब होगी तभी आप बैठ के क्रेडेंस के साथ अपनी पढ़ाई करोगे। समझिएगा इस बात को कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं इस क्वेश्चन को भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले से थोड़ा एक कैटलिस्ट वर्क मैं आपको देता हूँ पॉजिटिव थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि फर्स्ट ईयर मेरा बीत गया, मैंने कभी नहीं पढ़ा। मानता हूँ इस बात को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सेकंड ईयर का हमने 70% डेज इधर उधर में बिता दिया। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैंने 80% डेज सेकंड ईयर के गवा दिए। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो इन सभी इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू से फर्स्ट ईयर से मेहनत करते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 70% 80% लॉस होने के बाद फिर वो स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब बात को समझिएगा, जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर से मेहनत कर रहा है जी जान से, उसने अपना एक भी डे इधर उधर नहीं बिताया। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी अपना 5 से 10% अपना टाइम कहीं ना कहीं लॉस करते ज़रूर हैं, लेकिन वो 5 से 10% लॉस करने के बाद वो समझ जाते हैं क्या कि अब बोर्ड की तैयारी अच्छे से करनी है, तो वो उनका काफ़ी समय बच गया। दूसरे प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनका 70% या हम बात करते हैं 80% सेकेंड ईयर के डेज इनके क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। क्लियर? अब इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल से क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराने के बाद क्वेश्चन मन में क्या आता है, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आता है, क्या हम फेल हो जाएंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम अब अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन, क्या हमारे परसेंटेज बढ़िया आ सकते हैं? फिर अगला क्वेश्चन, क्या हम
पढ़ाई करें तो और बेहतरीन, मतलब कि 33% मतलब कि क्या हम बेहतर, मतलब कि पास होने की उम्मीद रहेगी। देखिए, तो इस प्रकार के स्टूडेंट के इतने सारे क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर, क्या? यदि, इस बात को वो विद्यार्थी जरूर सुनेंगे जिन्होंने 70% 80% अपने 12th के लॉस किए फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक, उनके लिए। अब यहाँ पर हाँ, तो इसका एक क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का, इन सभी प्रश्नों का एक आंसर, क्या? हाँ। क्या? हाँ, आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। अब जैसे मैंने ये बात बोली, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, कैसे? कैसे समझो जरा। यदि मैं एक पेज आपको दिया गया और उसमें टोटल कितनी लाइन है, मैं पेजेस में लाइन की बात कर रहा हूं, उसमें माना 25 लाइन्स है, या लाइन की बात करते हैं 25 लाइन से, या मैं बात करता हूं 2 पेजेस, मतलब एक पन्ने की मैं बात करता हूं। क्लियर? इसको याद करने पर छोटे पर क्या होता था, बहुत मनोवैज्ञानिक स्तर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 2 पेज याद करने पर छोटे पर, 25 लाइनें याद करने पर छोटे पर, हम लोग मॉर्निंग में बैठते थे, फिर दिन का पूरा समय, शाम का समय और नाइट का समय हम पढ़ा करते थे। ठीक है? लेकिन फिर भी हम मानते नहीं थे, सुबह उठ के फिर हम क्या करते थे, छोटे पर रिवीजन करते थे। अंततः फिर भी क्या होता था, हम 70 से 80% या 90% ही याद रख पाते थे, और स्कूल जाते जाते 10%, 30%, 20% या 10% भूल जाते थे। ठीक है? और जैसे ही मैम या सर से बढ़िया से मुलाकात होती थी, वो जैसे ही सुनने के लिए तैयार हो जाते थे, हम 40% फिर भूल जाते थे, डर की वजह से, या जैसे भी हम नहीं सुना पाते थे। ऐसा है, ये रियल है। लेकिन अब यदि मैं आपसे बोलूं, सभी के घर पे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी के घर में एक छोटा सा, छोटी बहन या छोटा भाई पढ़ता है। अब यदि आप जो चीज़ें आपने छोटे पर पढ़ा था, सुबह से शाम तक, रात तक, अगले दिन रिवीजन भी किया, फिर भी 70% तक ही याद होगा। अब यदि आप उस छोटे से बच्चे के बुक्स को उठाते हैं या उस नोट्स को उठाते हैं, तो उस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन जो आप छोटे पर पढ़ते थे, उसे अब आप एक नज़र देखते हो तो तुरंत आपको याद हो जाता है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके पीछे की साइंटिफिक, मनोवैज्ञानिक क्या वजह है? वजह यही, जो मेन पॉइंट से, यही आपको क्या दिलाएगी, अच्छे परसेंटेज दिलाएगी। मेन पॉइंट्स अब बोलने जा रहा हूँ, समझो। ज़रूरत ये है कि हम जब छोटे पर पढ़ते थे या जो भी है, हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं था, और माइंड कॉन्सेंट्रेट ना होने की वजह से हम उस चीज़ को सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते थे। मतलब अभी भी वही है, क्या कि हमारी पढ़ाई बेहतर नहीं है या बेहतर करना चाहते तो उसका एक ही आंसर है, क्या? अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लो। जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, छोटा सा एग्जांपल फील करना यहाँ पे, यदि मैं आपको 2 पेजेस देता हूँ आज पढ़ने के लिए, अगर आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट मतलब कि बिल्कुल से आपने एकाग्रचित्त होके आप उस चीज़ को पढ़ोगे, तो जितनी पढ़ते जाओगे याद होता जाएगा, पढ़ते जाओगे याद होता जाएगा। इसको बोलते हैं एकाग्रचित्त होके पढ़ना। क्लियर? अगर इसी चीज़ को कह दिया जाए बेमन से पढ़ना, मतलब आप बेमन से पढ़ रहे हो, तो आप इसी 2 पेज को 10 दिन में पढ़ोगे, आपको याद नहीं होगा। ज़रूरत क्या है कि अब आपके पास जो 24 दिन बचे हैं या 25 दिन बचे हैं, 26 दिन बचे हैं, आप इस 26 दिन को, आप 24 तारीख को बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, अदर सीबीएसई बोर्ड का अदर से 17, ध्यान रखिएगा। मतलब इस
अगर आपका एग्ज़ाम डेट जो आपकी डिसाइड की गई है वो एग्ज़ाम डेट क्या आप बढ़ा सकते हो आगे? नहीं बढ़ा सकते हो। चाह के भी चाहे जितनी कोशिश कर लो आप बढ़ा नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट जरूर कर सकते हैं। मतलब 24 डेज को हम क्या कर सकते हैं, आप 360 या 65 डेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 24 दिन इतनी बेहतरीन तरीके से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो कि ये 360 दिन के बराबर हो जाए। मतलब ज़रूरत क्या है, मेन पॉइंट्स की जितना भी आप पढ़ो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हुए पढ़ते जाओ। मतलब दोबारा आपको चीज़ पढ़ना ना पड़े। इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कितने घंटे? 15 आवर्स, 15 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तब आप जाके 24 दिन को कितने दिन में कन्वर्ट कर पाओगे? 360 दिन में। और फिर अगर ऐसा आप कर ले गए तो ये मैं आपसे इस ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, क्या 90+ आपके परसेंटेज डिसाइड है। बट इफ़ यहाँ नहीं होगा, आप 24 और ये चीज़ आप डिमोटिवेट या जो अब तक नहीं पढ़े वो डिमोटिवेट नहीं होने का है। क्यों? दुनिया का हर एक स्टूडेंट्स, हर प्रकार का स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पीरियड में ही पढ़ता है। मतलब ये जो 5 से 10% अपना लॉस करते हैं, इनका ये बहुत रेयर केस के स्टूडेंट्स होते हैं। 80% स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, सेकंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के समय ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप 15 आवर्स मतलब 15 घंटे कंटिन्यूअस आप पढ़ रहे हैं, 24 दिन को 360 दिन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब तैयारी आपकी बेहतरीन। 90% आपके कहीं कुछ नहीं। अब किस मटेरियल से पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा। आपके पास जो भी मटेरियल है, कसम खा लीजिए सिर्फ एक मटेरियल से पढ़ेंगे। ऑनलाइन यदि आप मुझसे जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, तो मैं जितना जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे पढ़ते रहिए। और कोई एक मैगजीन उठा लीजिए, कोई या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए कोई एक मैगजीन उठा लीजिए, उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए और टारगेट बना के चलिए कि एक दिन में कम से कम 10 पेज पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट में। आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके 20 दिन में सारे कंप्लीट। 2-3 दिन में एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए, आपके 90+ डिसाइड। क्लियर? इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए ये छोटी बातें थी, ये ज़रूरी बातें थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम लोगों को एनर्जी खाने पीने से नहीं मिलती है। इस समय स्टूडेंट्स को खाने पीने से एनर्जी नहीं मिलने वाली है। उनको काजू दे दो, बादाम दे दो, छुआरा दे दो, मुनक्का दे दो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को दे दो, इससे उनके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। आज के समय में, इस समय स्टूडेंट्स को ज़रूरत है एक पॉजिटिव थिंग्स की, एक अच्छी कैटलिस्ट की, एक अच्छे मोटिवेशन की, कि जो बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। क्योंकि इस समय सभी के स्टूडेंट्स के भूख प्यास सब मिट चुकी है। दिमाग में एक ही चीज़, पास होंगे कि फेल होंगे, परसेंटेज आएंगे, कितने आएंगे, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो उसका एक ही सोल्यूशन, जैसे मैंने बताया, इसको आप ऐसे फॉलो कीजिएगा। प्रॉमिस करता हूँ यदि आप इस फॉर्मूले को आप फॉलो करते हो तो ये प्रॉमिस है कि बेहतरीन परसेंटेज आएंगे। चलिए अच्छा, आइए देखते हैं कुछ पॉइंट थे कैटलिस्ट कवर किया आपके जीवन में। अगर बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो करोगे तो 24 डेज को आप 360 दिन में कन्वर्ट करोगे। किस बेस पर? मेन पॉइंट्स फिर मैं बोलूँगा, क्या? माइंड को जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। जब तक आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तब तक आप 33% भी ला सकते नहीं हो। ज़रूरत है किस चीज़ की? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की। मैंने 15 आवर्स इसलिए बोले, 15 आवर्स में से 5 आवर्स क्या होंगे? आपके लॉस होंगे। क्योंकि अब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका माइंड 15% मतलब कि आपका 15 आवर्स काम नहीं करेगा, केवल 10 आवर्स ही काम करेगा। 5 आवर्स वो आपका लॉस जाएगा। आप पढ़ने बैठोगे, मन नहीं लगेगा, बार बार उठने का प्रयास करोगे, मन, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग लेके चलने में थोड़ा समय लगेगा। तो समय नहीं है, इसलिए हमने आवर्स बढ़ा दिया। 5 आवर्स लॉस हो गया, 10 आवर्स आपके सेफ बच गए। तो अब आप ऐसे तैयारी करेंगे, कर सकते हैं। 24 आवर्स होते हैं सबके लिए। चलिए अच्छा, हम लोग आगे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हंस डी का रिएक्शन बड़े बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारी बातें मेरी, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट 2 टाइप्स। और वे स्टूडेंट जो उम्मीद कर रहे हैं कि हम पास नहीं होंगे, घबराने की जरूरत नहीं। 80% स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। सेकंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के समय ही तैयारी करते हैं, लेकिन
बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ गए होंगे स्टार्टिंग से, तो वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आज से पेपर कलम उठा लें और ईमानदारी के साथ संस्था से जुड़िए। और एक मैं प्रयास करूंगा, बेहतरीन मार्क्स आपको दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए आइए देखते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स आप लोग समझ में आ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट्स। देखिए सभी लोग ध्यान देंगे इस पॉइंट्स को। तो यहाँ पर देखिएगा, हुंसडीकर रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी को पता है। जैसा कि बताया गया, हमने कहा मेरे पढ़ाने में, अदर टीचरों के पढ़ाने में सिर्फ एक डिफरेंस पॉइंट है क्या, जब मैं कभी भी लेक्चर ऑफलाइन लेता हूं या ऑनलाइन, तो कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करने का प्रयास नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रियल में स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने टाइम को इधर उधर मीन्स लॉस करते हैं या कैसे क्या यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 9th में नहीं पढ़े होते हैं, 10th में, फर्स्ट ईयर में, वो 12th में एंट्री मारते हैं। तो मैं किसी भी टॉपिक को जब समझाने का प्रयास करता हूं, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 9th, 10th, 11th कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को समझाने का प्रयास करता हूं तो सारे आपके बैक के जितने भी क्लास है, सभी क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं, फिर 12th के सारे पॉइंट्स को मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। मीन्स मैं आपको ये नहीं फील कराने देता हूं क्या कि ऐसा है 10th में आप नहीं पढ़ा मीन्स आप फेल हो जाओ, ऐसा कुछ, ऐसा बोलने से मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा। मैं आपने मीन्स कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए, उस पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 12th में बताता हूँ और बिन बताए मैं आपको उस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। संस्था की यही खासियत। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि बात करते हैं। ये आप लोग ब्रोमीन देख रहे हैं, सभी को पता है जब हम हाइड्रोजन एलिमेंट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स की बात करते हैं। जब हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से करते हैं, मतलब ये एक्स से अगर लिखा मिल गया तो आप इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। सभी को पता है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है, पी ब्लॉक के, कहाँ रखा गया भैया, पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप में रखा गया। मतलब पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप में प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एलिमेंट्स। और जब हाइड्रोजन एलिमेंट्स की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, स्टैटिन भी दे सकते हैं, लेकिन मेन आपके ये जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जिसमें से देखा यहाँ पर कौन सा है, ये आपका X2 मतलब कि क्या है, और ये एटॉमिसिटी फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया। अब ये क्या करेगा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, Vr और फिर ये Vr, AgBr रिलीज हो जाएगा। जब AgBr रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दी क्या बचेगा, यहाँ पर ये आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऊपर की ओर सिंबल देंगे। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ से CO2 रिलीज हो गया, कंफर्म। एक ब्रोमीन आया, Ag के साथ जुड़ा, क्योंकि Ag पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और Br पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो AgBr ये बन गया सॉल्ट, ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड, कंफर्म हो गई बात। एक ब्रोमीन बचा यहाँ पर जुड़ा, तो CH3CH2C क्या हो जाएगा, Vr, CH3CH2 Vr। तो ये आपका क्या है, ये R, ये RX बन गया आपका। RX में ये R क्या है आपका, C2H5 है, और ये आपका क्या है, ब्रोमीन, एथिल ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया आपका, नई बात समझ में आई? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ध्यान रखिएगा, जितनी बातें मैं बोलता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, इस एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, है ना। संस्था के माध्यम से ही मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा सकता हूँ। आपके ऑनलाइन की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया होती है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति के घर घर में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन इस संस्था के माध्यम से हर एक घर तक मैं पहुँच सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा। तो जैसा कि बताया गया, जब हम इस पॉइंट्स की बात करते हैं तो सभी लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे इसमें जो है अब ये कुछ रिएक्शंस आप लोग और देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिया था। जैसा कि हमने कल भी इस लेक्चर को, मतलब कि पिछले लेक्चर में बताया था कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कौन सा, जब बात करते हैं HVZ रिएक्शन की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये 2025 के लिए क्या है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, मतलब ताबड़तोड़ है, मतलब कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इसको मीन्स स्पेशली इसको बुलाया गया है। आप देखे होंगे ना, किसी फंक्शन में किसी व्यक्ति को ना खास तौर से बुलाया जाता है, उनकी चेयर आगे लगी होती है, समझ गए ना, आप गलती से बैठ जाते हो तो वहाँ पर कहते भैया थोड़ा, है ना। मैं मेन सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर 2 लोग बैठते हैं, जहाँ पर कई लोग बैठते हैं आगे,
है ना, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर कहा जाता है आप थोड़ा पीछे, तो कुछ स्पेशल सीटें होती हैं, वो व्यक्ति नहीं स्पेशल होते हैं, आप समझ सकते हो, वो सीट स्पेशल होती है, उस व्यक्ति की वजह से ही वो सीट स्पेशल मानी जाती है, आप लोग मजाक मत लीजिएगा। क्लियर? चलिए आइए देखते, मतलब मेरे कहने का यहाँ, चलो यहाँ खिंचाई करें, अच्छा बैठो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। HVZ रिएक्शन के बाद ये आपके 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन। तो ये हैल ओलॉट जेलेंस्की रिएक्शन, ये रिएक्शन जेलेंस्की है, बात समझना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, पेपर नीचे गिर गया, इस पॉइंट को समझना, हैल ओलॉट जेलेंस्की रिएक्शन, ये बात समझ में आ गई ना, ध्यान दो। रिएक्शन में क्या है थोड़ा समझो, यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रिक ये इस रिएक्शन को समझा के लास्ट में जाते जाते ये बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आने के चांसेज हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। अब तक जितना बताया उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता के जाऊंगा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एसिटिक एसिड हो गया, माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलो सभी लोग, जितने लोग हो, क्या चीज़ आप यही देख रहे हो ना, कंपाउंड से जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल में है। चलिए अच्छा, एसिटिक एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? आप यहाँ पर सभी को पता है CH3COOH एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, IPSC नेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन्स को काउंट करते हैं 1, और ये 2 कार्बन्स के लिए एथ हो गया, बॉन्ड नेचर सिंगल के लिए एन होता है, क्लास ऑफ आर्निक कंपाउंड्स नेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स नेम ओइक एसिड होता है, तो इस प्रकार से इसको एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना, माइंड को कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ एक बात में बोलना चाहूंगा, बाकी कुछ नहीं, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं? यहाँ खेल किसका है, मैं सिर्फ वो खेल बताना चाहूंगा। यहाँ पर खेल है H3 और X3 का है। आपको पता है कि हाइड्रोजन बेशरम होता है, ठीक, आपको सभी को पता है कि हाइड्रोजन में अपने में करेक्टर मीन्स जबरदस्त। ये हाइड्रोजन आपने सभी ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन को क्या करता है? रिप्लेस करता है, बात को समझिएगा। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन एक बट रिप्लेस एक साथ में नहीं करता है, ए स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे एक बात बताएंगे, ट्रिक पर यहाँ रिएक्शन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, HVZ रिएक्शन को। यहाँ खेल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का है। क्लियर? प्रेजेंटेशंस जो है सारी चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए कॉमन पॉइंट्स, हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, लेकिन एक साथ नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा, मतलब एक एक करके हाइड्रोजन को एक एक हाइड्रोजन क्या करेगा? रिप्लेस करता जाए। चलिए आइए देखते हैं कैसे। यहाँ अब आपके माइंड में ट्रिक नंबर 2 क्या, कि यहाँ कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको? तो ये बात आपके समझ में आ गई कि 3 टाइम, मतलब देखिए ये आपका Cl है, यहाँ पर क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब एक Cl आएगा यहाँ पे, क्या कर जाएगा? जुड़ेगा ना, जुड़ेगा, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है भाई? 3। अब यहाँ कितने बचेंगे? 2। फिर वही प्रोसेसेज होगी, कितने Cl हो जाएंगे? मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए? 1, यहाँ 2, फिर ये 1, फिर वही प्रोसेसेज होगा, फिर क्या होगा? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 1, अब कितने हैं? एक भी नहीं। चलिए इस बात को समझ में, मतलब इस बात को ऐसे समझेंगे क्या, हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाइड्रोजन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या घटती जाएगी। हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन को स्टेप बाय स्टेप रिलीज करता जाएगा। फिर से समझो, ये जैसे है, ये क्लोरीन आएगा, अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर क्लोरीन नजर आ रहा है आपको? नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, फिर देखिए 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, एक भी हाइड्रोजन नहीं 3 क्लोरीन, वही बात आ गई। क्लियर? इसको यहाँ से स्टार्टिंग से कंपेयर कीजिए और इसको कीजिए लास्ट, और x से 3 इज इक्वल टू क्या लिया गया? Cl3, तो ये आपका ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। नई बात समझ में आई भाई? क्लियर हो गई बात? तो ये सारे कॉन्सेप्ट तैयार। इसी के साथ आपने देखा 2025 में यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट अपने दिलो दिमाग पे कंठस्थ कीजिए, बात समझ लीजिए क्या है। रिएक्शन में हो रहा है, H3 को क्या कर रहा है? X3 स्टेप बाय स्टेप
रिलीज करेगा स्टार्टिंग से H3 देखिए लास्ट का X3 में Cl3 देखिए मेजर कंपाउंड्स क्या जा रहा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए आप लोगों को। ऑनलाइन वाले भैया स्क्रीनशॉट लेंगे, ऑफलाइन वाले भैया नोट कर लेंगे, है ना। वैसे समझ में आ गई थी आप लोगों को, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म भी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके बारे में पिछले लेक्चर में, अगले लेक्चर में बता दूंगा। आज के लेक्चर में जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, इस लेक्चर के 2 4 6 कुछ इंपॉर्टेंट रह गए हैं, उनको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन आज के लेक्चर में जितना पढ़ा है उनमें से कौन सा बोर्ड पेपर में आ सकता है, सबसे पहले होन्सेटिकन रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन और HPZ रिएक्शन, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जो रिएक्शंस वहाँ पर दी जाती है वो भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा HPZ रिएक्शंस वहाँ पर ले सकते हैं, हेल होलॉट चैलेंज की रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग पेपर कलम लेके बैठे होंगे और एक एक क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। जितना भी समझाया गया उतने सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए हैं, या यदि नहीं आया है तो आप लोग बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप लोग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। एक बात को मैं जाते जाते फिर से मैं बोलता जा रहा हूँ, क्या ध्यान दीजिएगा, नेमिंग रिएक्शन का लेक्चर कंप्लीट है। इसमें 2 4 6 पॉइंट जो भी हैं उसको मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करके, नेमिंग रिएक्शन आपको अलग से कहीं कुछ नहीं पढ़ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के लेक्चर में जितना कुछ आपने पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है ये भी जिक्र किया गया। और जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, बिल्कुल से हेजिटेशन, परेशान बैठे हैं, उनका BP हाई लो हो रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा, पास होंगे फेल होंगे, नो टेंशन। जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ज़बरदस्त होगा। 24 डेज को 360 डेज में कन्वर्ट करेंगे। बेस क्या होगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना। जाते जाते मैं एक बात फिर से बोलता जा रहा हूं कि जो भी हमारे मित्रगण, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं संस्थान के, वे सभी लोग चैनल को अपने स्टेटस पर लगाएं और लिंक अपने साथी संगी में सभी तक शेयर कीजिए, दूरदृष्टि तक शेयर कीजिए। उनसे बोलिए कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। चलिए आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।